जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलते हैं आज का वीडियो के लिए। आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है बिहार के, क्योंकि आज मैं बिहार का इतिहास के बारे में लेकर आया हूं और इसमें 50 क्वेश्चन मैं पहली बार 50 क्वेश्चन कराने जा रहा हूं मैं आप लोगों के लिए। और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि पिछले एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। बीपीएससी जैसे एग्ज़ाम में भी बहुत सारे इसमें प्रश्न ऐसे हैं जो बीपीएससी में भी पूछे जा चुके हैं और बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो आज बिना स्किप किए देखिए इस वीडियो को और देख कैसा लगता है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलते हैं बिना टाइम व्यक्त किए हुए आज के प्रश्न की ओर। तो हम लोगों का पहला प्रश्न है, बिहार राज्य का नाम बिहार किसने दिया था। तो यहाँ पे किसने दिया था, तो इसका आंसर हो जाएगा तुर्कों ने। और सेकंड प्रश्न है हमारे, बिहार राज्य का नाम बिहार किस काल में पड़ा। तो यहाँ पे बिहार का नाम जो है, बिहार राज्य का नाम बिहार के किस काल में पड़ा, तो ये हो जाएगा तुगलक काल। चलते हैं आगे, मगध जनपद का संस्थापक कौन था। तो ये आपका हो जाएगा बृहदर्थ तथा जरासंध। और मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था, जबकि मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक पूछता तो उसका हो जाएगा बिंबिसार। चलते हैं आगे, बिंबिसार एवं अजातशत्रु किस वंश के थे। तो ये आपका हो जाएगा हर्यक वंश। बिंबिसार एवं अजातशत्रु किस वंश के थे, ये हो जाएगा हर्यक वंश। और राजगीर में दुर्ग तथा स्तूप की स्थापना मगध के किस शासक ने करवाया था। तो ये आपका हो जाएगा अजातशत्रु। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जीके है बिहार के लिए, तो वीडियो में बने रहे अंत तक। चलते हैं आगे, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था। तो ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में हुआ था प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। चलते हैं आगे, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक ने की थी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक ने की थी, तो हो जाएगा उदयन। चलते हैं आगे, पाटलिपुत्र की शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किस विदेशी यात्री के वृत्तांत में मिलता है। पाटलिपुत्र का जो शासन व्यवस्था है उसका जो विस्तृत जो वर्णन है, कौन सा विदेशी यात्री इसका विस्तृत वर्णन करता, तो आपका आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज। और किस शासक ने पाटलिपुत्र को पुनः राजधानी बनाया और तब से मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र ही रही। तो ये हो जाएगा आपका कालाशोक। चलते हैं आगे, अगर जबकि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, क्योंकि बेल आइकन दबाइएगा तो आपको जो भी आने वाला वीडियो रहेगा उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। चलते हैं आगे, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था। तो ये धनानंद था। और मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई तो 320 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुई, तो 320 ईसा पूर्व में। चलते हैं आगे, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो ये आपका हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य। और मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, तो ये पाटलिपुत्र। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र। चलते हैं आगे, किस शासक के शासनकाल के समय मगध पर 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था। तो ये आपका हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आपका मगध में जो है 12 वर्षों का बहुत ही बड़ा अकाल पड़ा था, वो था चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। चलते हैं आगे, किससे मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है। तो यूनानियों से मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है। चलते हैं आगे, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य साम्राज्य का शासक कौन था। तो ये आपका हो जाएगा बिंदुसार। किस मौर्य शासक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। तो ये आपका हो जाएगा अशोक। किस मौर्य शासक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी, अशोक। चलते हैं, किस युद्ध में हुए भारी तबाही तथा जान माल की हानि को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और उसने युद्ध नीति त्याग कर धर्म नीति की घोषणा की थी। कलिंग युद्ध जीतने के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ, क्योंकि उन्होंने देखा कि बहुत सारे जान माल का हानि हुआ है
और बहुत सारे बच्चे भी लिख रहे थे। इस पर कहानी भी बना हुआ है, कहानी है जो कि क्लास में नीचे क्लास में पढ़ाया जाता है। तो ये कलिंग के युद्ध में जो था भारी तबाही के कारण अशोक ने युद्ध नीति को त्याग दिया और धम्म नीति को अपनाया। चलते हैं आगे। अशोक का धम्म था, अशोक का जो धम्म नीति था वो क्या था? नैतिक आचार संहिता था। अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत सर्वप्रथम किस जगह की यात्रा की थी? जब उन्होंने धम्म यात्रा की शुरुआत की तो सर्वप्रथम बोध गया से वो यात्रा का शुरुआत किया था। चलते हैं आगे। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किससे बना हुआ था? ये लकड़ी का। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य। चलते हैं आगे। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो ये पाटलिपुत्र। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? तो आजीविकों ने। चलते हैं। मौर्य साम्राज्य के बाद मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ था? शुंग वंश का। और शुंग वंश का संस्थापक कौन है? तो यह पुष्यमित्र हो जाएगा। शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र। चलते हैं आगे। शुंग वंश के पतन के बाद मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ? तो हो जाएगा आपका कान्व वंश। और कान्व वंश का संस्थापक कौन था? तो ये वासुदेव। चलते हैं आगे। गुप्त वंश की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये आपका हो जाएगा 320 ईसा पूर्व। और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा गुप्त काल यानी गुप्त युग। चलते हैं आगे। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो ये जो नालंदा विश्वविद्यालय का जो संस्थापक था वो था कुमारगुप्त। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिहार के एग्जामों के लिए। कोई भी बिहार का एग्जाम हो, चाहे बीपीएससी हो या कोई भी एग्जाम हो, इस तरह का प्रश्न पूछने का बहुत ज़्यादा संभावना रहता है। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो ये आपका हो जाएगा कुमारगुप्त। बोध गया के महाबोधि मंदिर की स्थापना कब हुई? तो ये गुप्त काल में हुई। चलते हैं आगे। चीनी यात्री फाहियान कितने समय तक पाटलिपुत्र में रहा था? 3 साल। इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न आते हैं, इसलिए इसको वीवीआई के अंतर्गत रखेंगे। चीनी यात्री फाहियान कितने समय तक पाटलिपुत्र में रहा था? तो 3 साल के लिए। और बिहार में बौद्ध बिहार का प्राचीनतम केंद्र था तो नालंदा। चलते हैं आगे। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत इसे इस तरह का ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। पाल वंश के संस्थापक कौन थे? तो ये आपका हो जाएगा गोपाल। बहुत ही आसान है याद करने का। पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो गोपाल। चलते हैं आगे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो आपका हो जाएगा ये धर्मपाल जो था वो विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किया था। चलते हैं आगे। आधुनिक बिहार के किस जिले में विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थित था? जो अभी आधुनिक बिहार में कौन सा जिला है जिसमें कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थित था? तो ये आपका हो जाएगा भागलपुर। चलते हैं आगे। मुंगेर को अपनी राजधानी बनाने वाला पाल वंश का पाल शासक कौन था? ये पाल, यहाँ पाल होगा। पाल शासक कौन था? तो हो जाएगा ये आपका देवपाल। नालंदा विश्वविद्यालय के खर्च के लिए किसने 200 गांवों को दान में दिया था? ये तो धर्मपाल जो पाल वंश का था वो नालंदा विश्वविद्यालय का खर्च को उठाने के लिए वो अपने 200 गांवों को दान में दे दिया था। चलते हैं आगे। किस शासक ने ओदंतपुरी में बौद्ध विहार की स्थापना करवाया था? तो ये आपका हो जाएगा गोपाल। बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? तो ये आपका हो जाएगा इल्तुतमिश। बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन करने वाला प्रथम सुल्तान तो इल्तुतमिश। चलते हैं आगे। किस काल में बिहार पर दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों का निर्णायक वर्चस्व स्थापित हुआ? तो ये हो जाएगा तुगलक काल में। तुगलक काल में बिहार की राजधानी थी बिहार शरीफ। चलते हैं आगे। किस सुल्तान ने तिरहुत को तुगलकपुर नाम दिया? तो ये हो जाएगा आपका मोहम्मद बिन तुगलक।
और किस सुल्तान ने राजगीर स्थित जैन मंदिरों को अनुदान दिए? तो ये हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली के किस सुल्तान ने बिहार में सैनिक अभियान कर मुंगेर तक अपना राज विस्तृत किया? तो ये हो जाएगा आपका सिकंदर लोदी। बख्तियार खिलजी का बिहार में प्रथम पड़ाव कहाँ था? तो मनेर। चलते हैं अंतिम प्रश्न की ओर। वर्तमान बिहार क्षेत्र के लिए बिहार नाम सर्वप्रथम किस रचना में मिलता है? तो ये जो किस रचना में मिलता है? ये तबकाते नासिरी में। धन्यवाद आप सबों का अंत तक वीडियो देखने के लिए। इसी तरह का मैं वीडियो लाता रहूँगा। आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें और वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ साझा करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।